नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वनकम दोस्तों। भारत एक ऐसा देश जहां हर 100 किलोमीटर बाद भाषा बदल जाती है, लोग के लहजे बदल जाते हैं और साथ ही बदल जाता है लोगों के अंदाज़े बयां। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी भिन्नति के बीच हमने किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाया और किस भाषा को बस लोकल कहकर साइड में कर दिया? क्या हिंदी का विकास सिर्फ एक भाषा का विकास था या एक लार्जर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का हिस्सा? आज के इस वीडियो में हम सिर्फ भाषा की बात नहीं करेंगे, हम उस राजनीति की बात करेंगे जो भाषा के जरिए की गई। एक साइलेंट बैटल जो कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर क्लासरूम्स तक खेली गई है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं भारत की पॉलिटिक्स और लैंग्वेज के बीच का ये गहरा कनेक्शन। भारत में लगभग 19,500 भाषाएं बोली जाती है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि हमारा देश कितना वाइब्रेंट और कितना लेयर्ड है। हर गली, हर गांव, हर शहर की अपनी एक बोली है, एक अपना अंदाज है। इनमें से सिर्फ 121 भाषाएं 2011 के सेंसस के मुताबिक मेजर लैंग्वेजेस के रूप में पहचानी गई है और उनमें से भी सिर्फ 22 भाषाएं ऐसी हैं जो हमारे संविधान के स्केड्यूल 8 में लिस्टेड है, जिनमें ऑफिशियल स्टेटस मिला है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठा है, क्या किसी भाषा का ऑफिशियल होना उसकी तुलना में उसकी कल्चरल वैल्यू को बड़ा बनाता है या फिर ये एक पॉलिटिकल डिसीजन होता है? भारत के अलग अलग हिस्सों में भाषा सिर्फ जुबान नहीं है, वो एक आइडेंटिटी है। वो आपको बताती है कि आप कहाँ से आते हैं। उत्तर भारत में हिंदी के साथ एक कल्चरल प्राइड जुड़ी है, पंजाब में पंजाबी के साथ एक सांस्कृतिक विरासत है और दक्षिण भारत में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम ये सिर्फ भाषाएं नहीं बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट्स का हिस्सा बन चुकी है। ये लिंग्विस्टिक प्राइड सिर्फ बोली तक सीमित नहीं है, ये पॉलिटिक्स, सिनेमा, एजुकेशन और आइडेंटिटी तक जाती है और कभी कभी ये प्राइड रेजिस्टेंस का रूप भी ले लेती है। तो जब हम कहते हैं कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ मेनी लैंग्वेजेस, ये एक लाइन, ये कोई पोएटिक डिस्क्रिप्शन नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल रियलिटी भी है। अब बात करेंगे संविधान की, जो हमारे देश के रूल्स का फाउंडेशन है। आर्टिकल 343 के तहत भारत के संविधान ने कहा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑफिशियल लैंग्वेजेस होगी। लेकिन क्या ये डिसीजन इतना सिंपल था? बिल्कुल नहीं। 1949 में जब ये डिसीजन लिया गया, तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस मुद्दे पर काफ़ी हीटेड डिबेट हुई। कई लोग चाहते थे कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाया जाए, लेकिन साउथ इंडिया के लीडर्स, स्पेशली टीटी कृष्णमाचारी, तमिलनाडु के नेता, इसका जोरदार विरोध कर रहे थे। उनका कहना था, हिंदी राष्ट्रीय भाषा बन गई तो वो नॉर्थ इंडिया की हिजमनी का जरिया बन जाएगी और बाकी भाषाएं, स्पेशली द्रविडियन लैंग्वेजेस, सेकंड क्लास स्टेटस में चली जाएगी। तब एक कॉम्प्रोमाइज तय हुआ। इंग्लिश को एक ट्रांजिशनल लैंग्वेज माना गया, सिर्फ 15 सालों के लिए। पर आप और हम जानते हैं वो ट्रांजिशन कभी खत्म नहीं हुआ। आज भी पार्लियामेंट में, कोर्ट्स में और यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में इंग्लिश का बोलबाला है और हिंदी का इस्तेमाल ज्यादातर नॉर्थ इंडिया तक सीमित रह गया। और यहां से ही पॉलिटिक्स ने तय करना शुरू किया कि किस भाषा को कितनी विजिबिलिटी, कितना स्पेस मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन में, एजुकेशन में और हमारे नेशनल आइडेंटिटी में। तो एक तरफ था भाषा का प्राइड और दूसरी तरफ एक पॉलिटिकल बैलेंसिंग एक्ट, और उस बैलेंसिंग एक्ट ने ही तय किया कि भारत का लिंग्विस्टिक फ्यूचर कैसे दिखेगा। ये लैंग्वेज पॉलिसी एक पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज थी जो भारत के डाइवर्सिटी को मैनेज करने की कोशिश थी, जिसमें भाषा एक आइडेंटिटी वेपन बन गई थी। जब एक भाषा को प्रमोट किया गया, तब दूसरे भाषा बोलने वाले लोगों ने पॉलिटिकल सेपरेशन की तरह देखा
और इसी तरह भाषा का इशू राजनीति के बीच में एक सेंसिटिव मुद्दा बन गया। ये एक ऐसा नर्व जो आज कभी भी ट्रिगर हो सकता है जब कभी एक भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज या ऑफिशियल भाषा बनाने की बात करता है। अब बात करते हैं उस पॉलिटिकल बैटलफील्ड की जहां भाषा एक आइडेंटिटी से बढ़कर एक वोट बैंक बन गया था। हिंदी बेल्ट में यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे स्टेट्स में काफी राजनीतिक पार्टीज ने हिंदी के नाम पर कल्चरल यूनिटी का नैरेटिव बनाया। उन्होंने कहा हिंदी हमारी राष्ट्रीय पहचान है, पर साउथ इंडिया में खासकर तमिलनाडु और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में ये नैरेटिव कभी एक्सेप्ट नहीं हुआ। वहां एंटी हिंदी इम्पोजिशन एक स्लोगन नहीं, एक आंदोलन बन गया। डीएमके, द्रविड़ा मुनेत्रा कजागम ने अपनी पॉलिटिकल जर्नी शुरू की इसी मुद्दे पर। उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल जर्नी शुरू की थी। उनका मैसेज क्लियर था, सेंटर हिंदी थोपना चाहता है और हम तमिल को दबाने नहीं देंगे। इसी वजह से तमिलनाडु में आज भी हिंदी कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं है और ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है, कल्चरल डिसीजन नहीं। यहां एक इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल कॉन्ट्रास्ट बन जाता है। एक तरफ हिंदी का प्रमोशन एक नेशनल यूनिटी का सिंबल बन गया और दूसरी तरफ रीजनल पार्टीज ने इसे नॉर्थ वर्सेस साउथ या सेंटर वर्सेस स्टेट का कॉन्फ्लिक्ट के रूप में प्रेजेंट किया। इसका मतलब ये था कि जो भाषा एक कनेक्ट का मीडियम बन सकती थी, वो राजनीति में एक डिवाइड का कारण भी बन गई थी। तो ये सिर्फ भाषा का झगड़ा नहीं था, ये था पावर और आइडेंटिटी का स्ट्रगल। और हर इलेक्शन के साथ ये स्ट्रगल और ज्यादा विजिबल होता गया। जहां एक तरफ हिंदी का प्रचार राष्ट्रवाद का सिंबल बना, वहीं दूसरी तरफ रीजनल भाषाएं फेडरलिज्म और रीजनल प्राइड की आवाज बन गई थी। जब भाषा पहचान बन जाती है तो उसके खिलाफ कोई भी जबरदस्ती एक आंदोलन को जन्म देती है। 1965 में तमिलनाडु में भयंकर प्रोटेस्ट हुए जब सरकार ने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने की कोशिश की। सड़कें जल गई, लोगों ने जान तक दे दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि उनकी भाषा, उनकी पहचान को दबाया जा रहा था। और तमिलनाडु ही नहीं, महाराष्ट्र में भी लैंग्वेज प्राइड का एक रूप देखने को मिला। मुंबई मराठी मानुस की है, ये एक इकोनॉमिक और लिंग्विस्टिक असर्शन था। इस मूवमेंट ने क्लियर किया कि भाषा सिर्फ बोलने का जरिया नहीं है, वो एम्प्लॉयमेंट, लैंड राइट्स और पॉलिटिकल पावर का भी सवाल है। कर्नाटका में भी ये पैटर्न दिखा। कन्नड़ा को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट लॉज बनाए गए जिसमें लोकल लैंग्वेज को स्कूल्स, बोर्ड्स और जॉब्स में प्रेफरेंस मिलता है। ये लॉज एक मैसेज थे कि रीजनल आइडेंटिटी को इग्नोर करने का मतलब पॉलिटिकल बैकलैश झेलना होगा। और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में तो ये और भी सेंसिटिव है। काई कम्युनिटीज हिंदी को एक कल्चरल डोमिनेंस का सिंबल मानती है। उनका डर है कि उनकी मातृभाषाएं एक दिन एक्सटिंक्ट हो जाएगी। हर लैंग्वेज मूवमेंट ने यह दिखाया है कि रीजनल प्राइड को लाइटली लेना एक राजनीतिक गलती होगी और भाषा जब पॉलिटिक्स का हिस्सा बनती है तो वो सिर्फ बोली नहीं, एक बैलेट बॉक्स बन जाती है। आज के इस डिजिटल युग में भी भाषा सिर्फ बोलचाल का जरिया नहीं बल्कि एक पावरफुल पॉलिटिकल टूल बन चुका है। पॉलिटिकल पार्टीज अब सिर्फ मैनिफेस्टो या स्पीचेस पे रिलाई नहीं करती, वो भाषा के माध्यम से इमोशन बेचती है, आइडेंटिटी बेचती है। इलेक्शन के दौरान हर मेजर पार्टीज अपने एड्स अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में भी बनवाती है। एक ऐड हिंदी में आता है दिल्ली के लिए और वहीं कन्नड़ा या तेलुगु में डब या रिक्रिएट होता है कर्नाटक और आंध्रा के लिए। ये सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं होता, ये लोकलाइजेशन होता है जिसमें उस रीजन की बोली, लहजा और कल्चरल रेफरेंस
यूज किया जाता है ताकि लोग महसूस करें ये नेता हमारा है। पीएम की स्पीचेस हो या सीएम की रैलीज, भाषा या उनकी स्क्रिप्ट एक स्ट्रैटेजी से लिखी जाती है। जब मोदी जी बंगाल में होते हैं तो वो बंगाली बोलते हैं। तमिलनाडु में उनकी स्पीचेस तमिल में शुरू होती है। ये सब रैंडमली नहीं होता, ये वोट बैंक इंजीनियरिंग है। सोशल मीडिया ने तो भाषा के इस पॉलिटिक्स को और एम्पलीफाई कर दिया है। ट्विटर पर रीजनल लैंग्वेजेस के हैशटैग्स वायरल होते हैं, जैसे मराठी मानूस, जय तेलंगाना। ये हैशटैग्स ये सिर्फ ट्रेंड नहीं, नैरेटिव बिल्ड कर देता है। एक वायरल ट्वीट, एक मीम या एक रील किसी रीजनल भाषा में अगर पब्लिक के इमोशंस को छू ले तो वो इलेक्शन का मूड तक बदल सकता है। तो चाहे वो स्पीचेस हो या स्लोगन्स हो या सोशल मीडिया के रील्स हो, लैंग्वेज आज भी पॉलिटिकल गेम का सबसे इफेक्टिव वेपन है। और जो पार्टी ये भाषा समझ जाती है वो लोगों का वोट ही नहीं, उसका विश्वास, उसका दिल भी जीत लेती है। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा, भारत की पॉलिटिक्स और भाषा का रिश्ता सिर्फ लिंग्विस्टिक नहीं है, ये एक कल्चरल, इमोशनल और पॉलिटिकल कनेक्शन है। हर भाषा अपने आप में एक आइडेंटिटी है और राजनीति उस आइडेंटिटी को कभी सेलिब्रेट करती है, कभी मैनिपुलेट करती है। अब सवाल आपके लिए है, क्या आपको लगता है कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनना चाहिए या हर राज्य की अपनी भाषा को भी इक्वल रिस्पेक्ट और स्पेस मिलना चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपकी सोच ही हमारी नेक्स्ट डिस्कशन का बेस बन सकती है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही कंटेंट आप तक लगातार पहुंचता रहे। और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए नजरिए, नए सवालों और नए पर्सपेक्टिव के साथ।